जय हिंद दोस्तों। 50 डे 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 27 है। इससे पहले हम लोग डे 26 कंप्लीट कर चुके हैं। देखो डे 22, 23, 24, 25 ये जितना भी है ना सब हमारा बोर्ड क्वेश्चन, और उससे पहले जितना भी 1 से लेकर 22 तक था ना वो सारा का सारा बेसिक्स आप लोग को बताया गया। वहाँ से आप लोग जाओ और वीडियो सब देखो, पूरा का पूरा बेसिक समझ में आएगा। हम लोग 50 दिन ही क्लास करेंगे। इस 50 दिन में हम लोग का टारगेट रहेगा कि हम लोग 90% प्रिपेयर कैसे कर पाए। मार्क्स हमारा कितना भी आएगा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग 90% प्रिपेयर जरूर करें इस 50 दिन में। तो इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ, बस अपना खुद का बस और बस 25 घंटा निकालना, लगभग आधा घंटा का हम लोग का वीडियो रहता है। अगर 50 दिन का कैलकुलेट किया जाए तो हमारा 25 घंटा, सिर्फ 25 घंटे पढ़ के ना हम लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, ठीक है। आज हम लोग का 27वां दिन है, 26 दिन कंप्लीट हो चुका। इससे पहले हम लोग अकाउंटिंग मैथ का 2 और उससे पहले मैनेजमेंट का कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का 2023 का बोर्ड क्वेश्चन को डिस्कशन। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना और लाइक ज़रूर करना, और हाँ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। अपने दोस्तों को ये 50 डेज 90% चैलेंज को शेयर जरूर करना ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए, और अपने जूनियर्स को चैनल के बारे में ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो 2023 एनुअल क्वेश्चन जो हमारा आया था, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज ए फ्रिंज बेनिफिट इज। देखो अभी हम लोग का फ्रिंज बेनिफिट क्या क्या चीज़ें हैं। एक बोला गया डियरनेस अलाउंसेस, प्रोडक्शन बोनस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे तो हम लोग को रटना है। आप लोग तो रटते ही हो। प्रॉब्लम यहाँ पे यही कि एमसीक्यू को रटने से अच्छा आप लोग समझो। ध्यान ये देना है कि फ्रिंज बेनिफिट होता क्या है। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब यही है कि एग्जैक्टली एक एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अलाउंसेस वगैरह तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ दिया। मान लो उसको कार दे दिया काम आने जाने के लिए, ठीक है, ऐसा बहुत सारा चीज दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? डियरनेस अलाउंसेस तो उसको सैलरी में ही मिलता है, प्रोडक्शन बोनस भी सैलरी में मिलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड भी उसको सैलरी में ही मिल जाता है। लेकिन जो रिक्रिएशनल फैसिलिटी जो है ये हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? रिक्रिएशनल फैसिलिटी। सेकंड पॉइंट बी बोला गया है द मेथड ऑफ कॉस्टिंग सुटेबल फॉर शुगर इंडस्ट्री। देखो ये आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोग चैप्टर 2 जाना कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक में, उसमें 2 चार्ट है। वो 2 चार्ट को ना अच्छे से पढ़ना, आपका 2 मार्क जरूर आएगा वहां से एग्जाम में। तो वो 2 चार्ट को आप लोग को पढ़ना है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या है एग्जैक्टली हम लोग को देखना है, और किस टॉपिक पे वो मेथड हम लोग का यूज होता है, और उसका कॉस्ट यूनिट क्या है, ये सब चीजें दिया होगा। जैसे यहाँ पे शुगर दिया गया है ना, तो लिखे रहेगा शुगर एग्जैक्टली किस इंडस्ट्री में आता है, ठीक है, उसका मेथड क्या है और उसको यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। खैर शुगर का जो हम लोग शुगर इंडस्ट्री जो है ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग में होगा। तो उस चार्ट में आप लोग पढ़ोगे, बहुत सारा आइटम्स ऐसा होगा जिससे आप लोग वहां पे पूरा का पूरा कर पाओगे। चैप्टर 2 में 2 चार्ट है, उसको पढ़ोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा है सी, द टाइम ऑफ विच द एम्प्लॉयर्स पेज बट ऑब्टेन नो प्रोडक्शन इज। देखो सिंपल सा चीज है, यहां पे जब एक वर्कर काम करता है, ठीक है, तो उसको उसका सैलरी या वेजेस दिया जाता है। लेकिन ऐसा कहां पे होता है कि उस समय प्रोडक्शन उन लोग नहीं करते, लेकिन वर्कर को सैलरी जरूर मिलता है। इसको बोलते हैं हम लोग आइडल टाइम। जैसे मान लो मशीन ब्रेकडाउन हो गया। मशीन ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या होता है? मतलब मशीन खराब हो गया, ठीक है, हम लोग रिफ्रेशमेंट लेने के लिए चले गए, खाने के लिए चले गए, उस समय तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा ना, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर हमें पैसे दे रहे, उसको हम लोग आइडल टाइम बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद डी में बताया गया है मशीन आवर रेट इज ए मेथड विच इज। देखो मशीन आवर रेट किस मेथड में आता है? आप लोग जब जाओगे यूनिट 4 खोलोगे, वहां पे हमारा 2 चैप्टर है, ठीक है। 2 चैप्टर में हम लोग का क्या है? अपॉर्शनमेंट है, दूसरा एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जो होता है ना, ये मशीन आवर रेट इसी में आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, मतलब पॉइंट 4। क्लियर हो गया। पॉइंट ई में रेंट इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ। तो रेंट हमारा किस अपोर्शन में आता है? सबसे पहला प्लांट वैल्यू में नहीं आता, फ्लोर एरिया में आता। हम लोग मशीन आवर रेट बनाए थे, मशीन आवर रेट में क्या बताया गया था
कि फ्लोर एरिया, एरिया वाइज हम लोग रेंट देते हैं, ना कि हम लोग बुक वैल्यू में देते हैं। समझ में आया? उसके बाद आता है एफ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड वेरिएबल है। तो एफ का आंसर होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एक फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना, जो कुछ भी हो जाए, प्रोडक्शन 1 यूनिट हो या 1 लाख यूनिट हो, कॉस्ट उतना ही लगेगा। जैसे मान लो फैक्ट्री का रेंट देना है 50,000 रुपया, तो वो 50,000 रुपया कुछ भी हो, कमाया हो या ना हो, 50,000 देना ही है, तो ये फिक्स्ड है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या बोला? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हमेशा हम लोग ना अलग अलग खरीदते हैं, हमेशा सेम क्वांटिटी नहीं खरीदते, तो उसका खर्च जो है वो अलग अलग होता है, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया? द मेथड ऑफ कॉस्टिंग सुटेबल फॉर इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस। देखो, इंडस्ट्री का बात जब भी आएगा हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि वो प्रोसेस कॉस्टिंग में आता है। क्लियर हो गया? द पेयर ऑफ एलिमेंट इंक्लूड इन प्राइम कॉस्ट। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो प्राइम कॉस्ट किसको किसको लेके बनता है, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री, फैक्ट्री तो आएगा ना, क्योंकि हम लोग का प्राइम कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री से पहले आता है, हम लोग कॉस्ट शीट में पढ़े हैं। डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस ओवरहेड नहीं आएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, हाँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 को जोड़ने से हमारा प्राइम कॉस्ट आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया, वेजेस और लेबर दोनों सेम है, तो हमारा बिट 3 जो है वो हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो क्या बोला गया है, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर इज सेंड टू। देखो, ओरिजिनल कॉपी हम लोग किसको भेजते हैं? सिंपल सा बात है, जो खरीदने आएगा उसको भेजेंगे ना आप। तो मतलब हम लोग जिससे खरीद रहे हैं हम लोग उसी से लेंगे। और एग्जैक्टली जो ओरिजिनल कॉपी जो है वो किससे हम लोग को मिलता है? सप्लायर से मिलता है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सप्लायर। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर। ये तो रीऑर्डर लेवल का ही है, ठीक है। आप लोग जाओगे टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप लोग को ये चीज मिलेगा, रीऑर्डर लेवल। क्लियर हो गया? डिस्कार्डेड सब्सटेंस हैविंग सम वैल्यू आर कॉल्ड। इसका मतलब क्या है? ऐसा सब्सटेंस बताना है जो डिस्कार्डेड है। अभी ध्यान देना है, वेस्ट हमारा डिस्कार्डेड नहीं होता, क्योंकि जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना तो वेस्ट अलग अलग से गिरता, मतलब ये सब प्रोडक्शन के दौरान हो रहा है। स्क्रैप जो चीज़ है ना, जैसे हम लोग का डिफेक्टिव हो गया, हम लोग प्रोड्यूस किए लेकिन वो उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो डिफेक्ट हो गया। स्पॉइलेज हम लोग का क्या है? पूरा खत्म हो जाना। लेकिन स्क्रैप जो है मशीन चलते रहता है 10 साल 15 साल 20 साल, लास्ट में जो बच जाता है उसको हम लोग भंगार में बेच देते हैं, यही है स्क्रैप। तो इसको हम लोग डिस्कार्डेड सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसका एक वैल्यू होता है, हैविंग सम वैल्यू, ठीक है। तो जैसे हम लोग लास्ट में डेप्रिसिएशन भी जब पढ़े थे अकाउंटिंग में, हम लोग क्या करते हैं? स्क्रैप वैल्यू, मतलब मशीन चल रहा है अचानक से उसको अब बेचना पड़ रहा है तो स्क्रैप में हम लोग बेच देते हैं, तो वो एक वैल्यू होता है उसका। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है रिपेयर टू प्लांट। अब प्लांट रिपेयर हम लोग करेंगे तो ये किस में आएगा? ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्लांट का अगर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया हमारा ग्रुप ए का जितना भी हम लोग का शॉर्ट टाइप था, मतलब MCQ था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग को 1 वर्ड आंसर बोला गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है ए प्रीमियम प्लान वेयर द बोनस में वेरी फ्रॉम 33 1/3% टू 66 2/3% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड। सिंपल सा बात है, ये किस में आता है? हम लोग टाइम सेव करने से हम लोग को 2 ही प्रीमियम प्लान है कि नहीं? एक हमारा HPP हल्से प्रीमियम प्लान और 2 हमारा रोहन प्रीमियम प्लान। लेकिन परसेंटेज किस में आता है? परसेंटेज आता है हमारा HPP में, तो हमारा आंसर क्या होगा? HPP। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ मटेरियल। देखो, जब जॉब हम लोग का रहता है ना, कंप्लीट डिटेल देने का काम हमारा किसका है? कंप्लीट डिटेल देने का काम है बिल ऑफ मटेरियल। याद रखना, बिल ऑफ मटेरियल से हम लोग कंप्लीट डिटेल्स देते हैं मटेरियल का, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? बिल ऑफ मटेरियल। उसके बाद हम लोग को क्या बोला गया है? एन एनालिसिस विच इज यूज्ड प्राइमरली फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट। देखो, स्पेयर पार्ट हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में जाना है, हम लोग को पढ़ना है VED एनालिसिस, ठीक है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ 1 वर्ड का तीनों क्वेश्चन। उसके बाद 2 का B में जाएंगे,
बी में हम लोग का सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। अब सिंपल सा बात है, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग हमारा होता क्या है? सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग परचेज करने के लिए गए, उसमें एग्जैक्टली फंक्शनल वाइज हम लोग क्या क्या चीजें परचेज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। मतलब यहां पे लिखा गया है ऑल परचेज फंक्शन आर रूटेड थ्रू वन डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। मतलब एक ही डिपार्टमेंट जो है जिसको हम लोग सेंट्रलाइज बोलते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक ही जगह लेगा। तो यहां पे हम लोग का क्या हुआ? सेंट्रलाइज परचेजिंग। एक डिपार्टमेंट गया और पूरा का पूरा सामान को या रॉ मटेरियल को खरीद के लेके आया, उसको बोला गया सेंट्रलाइज परचेजिंग। क्लियर हो गया? उसके बाद आता व्हाट इज ओवरहेड। देखो ओवरहेड एग्जैक्टली बहुत लोग का यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट क्या पता? ओवरहेड। ध्यान से सुनना, कॉपी पेन निकाल के समझो। अभी हम लोग बता रहे हैं, देखो ओवरहेड एग्जैक्टली होता क्या? बहुत लोग को एक्सपेंसेस और ओवरहेड में डिफरेंसेस नहीं पता। ओवरहेड भी हमारा एक्सपेंसेस है, लेकिन एग्जैक्टली ओवरहेड जो होता है ना, मतलब हेड समझ में आया, उसमें ओवर लग गया तो ओवरहेड हो गया। लेकिन देखो जैसे मान लो कि आपको यहाँ से कोई दूसरा शहर जाना है, ठीक है, ट्रेन का भाड़ा होता है 25 रुपया और आप टैक्सी पकड़ के जा रहे हैं 100 रुपया में, तो ये जो 75 रुपया एक्स्ट्रा जो लग गया ना, ये आपका ओवरहेड है। लगना चाहिए था कितना? 25, दैट इज हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता 25 रुपया, लेकिन हम लोग 100 रुपया दिए। जो ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरहेड। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज कॉस्ट यूनिट। अब कॉस्ट यूनिट हमारा क्या है? एक यूनिट में हमारा कितना टाइम लग रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है, जो भी चीजें एक यूनिट में कॉस्ट हम लोग का लग रहा है, उसको हम लोग कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है हमारा सी, रेक्टिफाई द अंडरलाइन। अभी देखो अंडरलाइन जो किया है उसको हम लोग को रेक्टिफाई करना है। बोला गया है अलॉटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। देखो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड तो होगा नहीं, सबसे पहला चीज है एलोकेशन कैसे हो सकता है? कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग को बोला गया है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग का होगा अपोर्शनमेंट। क्लियर हो गया? उसके बाद दिया गया टाइम लैग बिटवीन इंटेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड आइडल टाइम। देखो आइडल टाइम हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम लोग काम नहीं करते हैं उसके लिए हम लोग को सैलरी मिलता है, उसको बोलते हैं आइडल टाइम। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है? टाइम लैग बिटवीन इंटेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मटेरियल। मतलब जिस समय आने का था उसके बाद हम लोग अगर रिसीव कर रहे हैं तो हमारा टाइम क्या हो जा रहा है? थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीड टाइम। याद रहे, ठीक है? उसके बाद बोला अटेंडेंस रजिस्टर मेथड इज मैकेनिकल। देखो अगर रजिस्टर में मेंटेन कर रहे तो वो मैकेनिकल हो नहीं सकता, वो क्या हो सकता है? मैनुअल हो सकता है। अगर मशीनरी के थ्रू होता, सपोज हमारा थंब इंप्रेशन दे के हम लोग बायोमेट्रिक करते तो ये मैकेनिकल्स होता, लेकिन रजिस्टर में अगर कर रहे तो वो मैकेनिकल नहीं, वो क्या होगा? वो मैनुअल होगा। तो यहाँ पे हमारा बिट सी खत्म हो गया। डी आता फिल इन द ब्लैंक्स। टैक्स एक्सपेंसेस आर यूज्ड इंटरचेंजेबली फॉर ओवरहेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीजें हम लोग ओवरहेड में यूज कर रहे हैं? ओवरहेड में हम लोग यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने अभी क्या बताया? हमारा ओवरहेड जो है वो भी इनडायरेक्ट मतलब हमारा एक्सपेंसेस ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो हम लोग लगा दे रहे हैं ना, वो है ओवरहेड। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है कि कौन सा एक्सपेंसेस हम लोग ओवरहेड में यूज करते हैं? सिंपल सा चीज है, हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट करते हैं। उसके बाद EOQ इज ऑब्वियसली क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। द वर्कर who takes material from the factory and make finished goods at their own premises are known as। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो एक ऐसा वर्कर जो मटेरियल फैक्ट्री से हम लोग का लेके जा रहा और अपना प्रीमिसेस का अगर हो गया तो उसको हम लोग आउट वर्कर बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा 1 मार्क का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा MCQ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला 1 वर्ड आंसर, फिर उसके बाद हमारा एक सेंटेंस में आंसर था, उसके बाद हमारा अंडरलाइन जो किया गया था उसको रेक्टिफाई करना, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 24 मार्क पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट ए है हमारा, स्टेट एनी 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। सिंपल सा बात है, हमारा बिन कार्ड और सेकंड बताया गया स्टोर लेजर। सिंपल सा चीज है, बिन कार्ड जो है, बिन कार्ड हमारा क्या रिकॉर्ड करता है? बिन कार्ड हमारा रिकॉर्ड करता है क्वांटिटी, ठीक है, हमारा क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है। लेकिन स्टोर लेजर हमारा क्या करता है? क्वांटिटी तो रिकॉर्ड करता ही था,
लेकिन उसके साथ साथ वो क्या रिकॉर्ड करता है, उसके साथ साथ वैल्यू भी रिकॉर्ड करता है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या आया, एक क्वांटिटी का, इसमें क्वांटिटी और वैल्यू। और सेकंड जो है इसको बिन कार्ड जो है, बिन कार्ड हमारा कौन मेंटेन कर रहा है, स्टोर कीपर है ना, स्टोर कीपर मेंटेन कर रहा, और इसमें डायरेक्टली हमारा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट करता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया। तो ये है हमारा डिफरेंसेस। क्लियर। उसके बाद बोलता है एक्सप्लेन, पॉइंट बी में बोला गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट मेथड ऑफ द वेजेस सिस्टम। सिंपल सा बात है, हम लोग टाइम रेट मेथड अगर देखें, टाइम रेट मेथड, इसमें क्या बताया गया है कि एक वर्कर जितना भी काम करता है, मतलब उसको टाइम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मैक्सिमम हम लोग का 8 घंटा का होता है, तो 8 घंटा वो काम किया, उसको 8 घंटे के पैसे मिल गए। तो ये है हमारा टाइम रेट मेथड। और सेकंड जो हमारा दिया गया पीस रेट मेथड, इसमें बताया गया है कि एक वर्कर जितना भी मतलब पीस बनाता है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पीस रेट मेथड। लेकिन हमारा ये टाइम रेट में हम लोग का T इंटू आर आता है और पीस रेट में S इंटू आर आता है। तो यहाँ पे S जो हो गया ये हमारा क्या है, जितना फैक्ट्री की तरफ से गिवन है टाइम, उसके हिसाब से उसको मिलेगा, और ये जितना टाइम खुद वर्कर लेगा उसके हिसाब से हमारा पीस रेट मेथड काम करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद बोला गया राइट एनी 4 कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि लेबर टर्नओवर होता क्या है। देखो एक लेबर को जब रिप्लेस करना होता है ना, देखो लेबर रिप्लेस कब होगा, एक वर्कर है वो रिप्लेस कब होगा, रिटायरमेंट के समय, दूसरा आएगा उसके जगह पे, या फिर वो मर जाएगा डेथ के समय, है कि नहीं, या फिर उसको काम पसंद नहीं आया वो काम छोड़ के चले गया, या फिर ऐसे उसको लग रहा है कि यहाँ पे हमारा तरक्की नहीं हो रहा है तो वो काम छोड़ के चल गया, तो उसके जगह दूसरा को लेके आना। तो ये बहुत सारा कॉजेज है। तो लेबर टर्नओवर का मतलब समझ में आया, जब एक वर्कर रहता है उसकी जगह में कोई दूसरा आना। क्लियर हो गया। तो इसमें हमारा 4 कॉजेज बोल रहा है। तो हम लोग 4 कॉजेज तो डिस्कस कर लिए, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है, मतलब डिससेटिस्फैक्शन ऑफ वर्क हो सकता है, बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन बोला व्हाट इज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। देखो ध्यान दो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड क्या होता है, हमारा कॉस्ट सेंटर। देखो हम लोग को कॉस्ट सेंटर जो है, कॉस्ट सेंटर में जो चीज़ें खर्च होता है ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे एक प्रोडक्शन मतलब सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन तक जो कॉस्ट सेंटर में खर्च होता है, याद रहे कॉस्ट सेंटर में खर्च होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड बोलते हैं। अब कॉस्ट सेंटर किसे बोलते हैं, अभी एक क्वेश्चन आएगा मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। क्लियर। उसके बाद आता है हम लोग का पॉइंट ई में क्लासिफाइंग ओवरहेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ एक्सपेंडिचर। सिंपल सा चीज है, फंक्शन वाइज हमारा क्या होता है, फंक्शन वाइज जैसे हम लोग कॉस्ट शीट पढ़े ना, तो कैसा कैसा फंक्शन है, फैक्ट्री ओवरहेड है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ठीक है, सेलिंग ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो बहुत लोग को यहाँ पे इस चीज को पता ही नहीं कि फंक्शन वाइज अलग होता है और बिहेवियर वाइज अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और सेकंड हम लोग का क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू किस चीज के बारे में, बिहेवियर। अब सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको कॉस्ट के बारे में बताया, तो बहुत जगह पे क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। तो ये सब जो है हम लोग का ये किस में आता है, ये बिहेवियर वाइज आता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। देखो यहाँ पे क्वांटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड लिख दिया गलती से, एग्जैक्टली कोडिफिकेशन होगा। कोडिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले अल्फाबेटिकली असाइन करना, मतलब जितने भी हमारा ओवरहेड है ना उसको अल्फाबेटिकली रिकॉर्ड करना, ताकि जैसे हम लोग चाहे, जैसे डिक्शनरी में होता है ना, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, तो ओवरहेड को ना अल्फाबेटिकली लिखना, ताकि इजीली उसको हम लोग सर्च आउट कर सकते हैं कहाँ पे कितना खर्च हुआ, क्योंकि ओवरहेड का नाम से हमें पता चल जाएगा कि वो कितना नीचे में है या कितना ऊपर में है। जैसे डिक्शनरी में हम लोग को कुछ एस वर्ड से खोजना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एस में जाते हैं और एस को खोजते हैं,
ऐसा होता है ना, तो ठीक उसी तरीका से पूरा डिक्शनरी वाइज करना, इसको बोलते हैं हम लोग का कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड को असाइन करना। क्लियर? व्हाट इज कॉस्ट सेंटर अभी बताया था, है ना। तो कॉस्ट सेंटर हमारा क्या है कि कॉस्ट सेंटर एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्च है जो एग्जैक्टली हमें प्रॉफिट नहीं दिलाता, रेवेन्यू भी नहीं दिलाता, मतलब ना इनकम दिलाएगा ना प्रॉफिट दिलाएगा, लेकिन इसको खर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो खर्च जो हो रहा है ना, उसको हम लोग कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। जस्ट लाइक हमारा HR डिपार्टमेंट को पैसा देना, तो वो हमें प्रॉफिट नहीं दिला रहा है, ठीक है, वो आइडियाज़ दे रहा है, कोई लीगल एडवाइस दे रहा है, कोई वकील, उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो ये सारा एक्सपेंडिचर हमारा किस में जाएगा? कॉस्ट सेंटर में। क्लियर हो रहा? लेकिन उससे हम लोग रेवेन्यू नहीं कमा रहे। क्लियर? उसके बाद आता है राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या क्या है? सिंपल सा चीज़ है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताता है? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को एलोकेट करना। मैनेजमेंट को ये बताता है कि पास्ट डेटा को देख के हमारा अभी क्या डिसीजन लेना है कि नहीं। और भी बहुत सारा चीज़ है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है। मैनेजमेंट को काम ये बताता है कि कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। बजट कंट्रोल करना सिखाता है, स्टैंडर्ड करना बताता है कि कितना टाइम में इसको करना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, आप लोग लिख सकते हो 2 पॉइंट। उसके बाद बताया गया है राइट एनी टू मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड एनी टू टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, आप लोग हमेशा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पजल्ड हो, मतलब कंफ्यूज रहते हो कि ये जो लिखा गया है ना कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या है और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग क्या है। तो मेथड अलग होता है, टेक्निक अलग होता है। आप लोग बुक में देखोगे, जो मेथड में देखो जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो हमारा मेथड में आएगा। तो इसमें से हम लोग को 2 लिखना है। उसके बाद टेक्निक्स में हमारा क्या क्या है? देखो स्टैंडर्ड है, मार्जिनल है, ये सब जितना भी चीज़ें हैं हम लोग को लिखना। तो इसमें से 2 आप लोग लिख लोगे। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग का आता है व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट। अभी मैंने बताया ना वेरिएबल कॉस्ट क्या है। यहाँ पे मैंने अभी समझाया था कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो एग्जैक्टली फिक्स्ड नहीं होता, वो हमारा आउटपुट का वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ जाता है। जैसे मान लो हम लोग हमेशा 5000 यूनिट हम लोग बनाते हैं, तो खर्च उसी के हिसाब से हमारा लेबर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बड़ा ऑर्डर मिल गया, 5000 का जगह 8000 आ गया, तो हमें ज़्यादा लेबर का ज़रूरत हो गया। तो ज़्यादा लेबर का जब ज़रूरत हो गया ना, तो उस समय वेजेस जो है वो ज़्यादा हो गया, तो उस समय वो वेरिएबल कॉस्ट बन गया। समझ में आया ना? तो बहुत ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। बस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कभी कभी देखो वेरिएबल तो हो सकता है, मटेरियल हो सकता है वेरिएबल हमारा, कभी कभी सेमी वेरिएबल हो सकता है वेजेस। सेमी वेरिएबल मतलब क्या? कभी कभी फिक्स्ड हो सकता है, कभी कभी वेरिएबल हो सकता है, उसको सेमी वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल समझ में आया, जब हम लोग का प्रोडक्शन के हिसाब से हमारा चेंजेस होते रहेगा एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो हमें क्या बोला गया है, हु आर कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर हमारा क्या है? सिंपल सा चीज़ है, जब हमें ज़रूरत पड़ता है हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वर्कर को लेके आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल वर्कर। क्लियर हो गया? व्हाट इज ए ABC एनालिसिस सिस्टम ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो सिंपल सा बात है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को ABC एनालिसिस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जिस हिसाब से रहेगा A क्लास, B क्लास, C क्लास, तो जितना उसका हम लोग का एक एक काम करते हुए जाएंगे ना, तो देखो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C के हिसाब से करना है ताकि कोई भी चीज़ ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसीलिए इन्वेंट्री कंट्रोल में, मतलब इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सबसे अच्छा क्लास, उससे थोड़ा लोअर क्लास, उससे थोड़ा लोअर क्लास में हम लोग क्लासीफाई करके प्रोडक्ट को रखते हैं। क्लियर हो गया? उसको बोलते हैं ABC एनालिसिस। अभी देखो पॉइंट 4, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सप्लेन रोन प्रीमियम प्लान ऑफ वेजेस पेमेंट। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें ये बताना रोन प्रीमियम प्लान क्या है। देखो रोन प्रीमियम प्लान क्या है? हमारा इंसेंटिव प्लान है। इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि जब आप लोग उनको 20 घंटा में कोई काम करने के लिए दिया गया, आप अगर 18 घंटा में कर दे रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग का टाइम सेव हो रहा। तो टाइम सेव के ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाता है, तो उसको हम लोग, ये फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता है T/R, इतना रुपया आपको मिलेगा। तो ये तो आपका वेजेस है, लेकिन एक्स्ट्रा जो टाइम बचाएं उसके लिए हम लोग को क्या मिलेगा, S-T/S × T/R, ये हो गया बोनस। तो सारा चीज को मिला के हमारा रोन प्रीमियम प्लान मिलता है।
क्लियर हो गया। उसके बाद गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखना है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री लाइटिंग हो सकता है, फैक्ट्री हीटिंग हो सकता है, आपका डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, जो भी आपको लिखना है लिखो। उसके बाद बोला गया है सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ चाहिए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, शोरूम का एक्सपेंसेस हो गया, ये सारा चीज़ें सॉरी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हम लोग का वेयर हाउसिंग हो गया, डिलीवरी वैन का हो गया। तो इतना सारा का सारा चीज़ें हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पे तो दिया गया है, बहुत सारा चीज़। आप लोग जाओगे कॉस्ट शीट में देखोगे, आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा एक्सपेंसेस किसका है। उसके बाद एक्सप्लेन अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। देखो अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या था, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जो होता है, इसका मतलब ये है कि जो ओवरहेड मतलब हमारा कॉस्ट यूनिट जब हम लोग बनाएंगे, जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे ना, तो प्रोडक्शन में जितना भी ओवरहेड हमारा आ रहा है, उस ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन पर यूनिट से सेटल कर दे, इसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मतलब ओवरहेड को सोख लेना। समझ में आया? तो जितना भी हम लोग का ओवरहेड है, ओवरहेड को हम लोग को ये देखना है कि जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उसका पर यूनिट कॉस्ट से सेटल कर देना, इसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन बोला, तो एक्चुअल जो हमारा खर्च जो होता है ना, एक्चुअल जो है ये अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड से ज़्यादा होता है तो हम लोग ये अंडर हो गया। समझ में आया? अगर ये कम होता तो ये ज़्यादा होता तो ओवर हो जाता। समझ में आया? बस यही डिफरेंसेस है और कुछ नहीं। उसके बाद आता है हमारा स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। लॉन्ग टाइप में आप लोग को करके जाना है। यहाँ पे तो 3 मार्क में दिया है, आप लोग लॉन्ग टाइप में करके जाओगे तो ये बहुत आसान है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग का क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग को शो करना पड़ता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग साल में बनाते हैं, है ना, और कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक पीरियड में बनाते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि पूरा पीरियड, एक एक प्रोजेक्ट में बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग कॉस्ट शीट बनाते थे, हम लोग कैसे बनाते थे, 1 महीना का या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा ये सब चीज़ें डिफरेंसेस है। क्लियर हो गया? उसके बाद ई में क्या बोला गया, इफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आर 15,000, 13,500, 11,500 and 1,800 respectively, then the determine the prime cost, factory cost and कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग एक काम करो, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आएगा। चलो आप लोग के लिए बता देते हैं। ठीक है, हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल कितना है, ध्यान दो। डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना है, डायरेक्ट मटेरियल हमारा 15,000 रुपया। डायरेक्ट लेबर हमारा कितना बोला गया है, डायरेक्ट लेबर बोला गया 13,500। डायरेक्ट लेबर हमारा 13,500, ये दोनों को अगर हम लोग, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड बोला गया। देखो तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को आप लोग ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ 28,500, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट, है ना। अगर जो भी कॉस्ट शीट का वीडियो नहीं देखे, जाके देख लो, मैं कॉस्ट शीट पूरा का पूरा समझा A to Z, वहाँ पे जाके आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद हम लोग ऐड क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं कि नहीं। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब हम लोग करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा है कितना, फैक्ट्री ओवरहेड है हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड 11,500। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 1014, 40,000, ये हमारा आ गया वर्क कॉस्ट, है ना। इसके बाद हम लोग ऐड क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारा कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है हमारा 1800। तो 1800 रुपये जब ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 41,800, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। खैर लॉन्ग टाइप आप लोग पढ़ के जाओगे, छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों का आएगा तो आप लोग यहाँ से डिस्कस कर लोगे। क्लियर हो गया? उसके बाद बोला जा रहा है स्टेट एनी 3 इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। सिंपल सा बात, अभी लेबर टर्नओवर के बारे में क्या बताया मैंने, कोई रिटायरमेंट ले लेता, कोई डेथ हो जाता है, या फिर किसी को डिससेटिस्फैक्शन लगता है अपना जॉब से, वो छोड़ देता है,
तो इससे हम लोग का क्या क्या चीज़ें इफेक्ट पड़ सकता है, सिंपल सा बात है। अचानक से लेबर चले गया तो क्या होगा, काम रुक जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा वर्कर जो अचानक से छोड़ कर चले गया और वही हैंडल करता था, तब क्या होगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कम हो जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगा काम पे। ऐसा बहुत सारा चीज़ है, आप लोग का वहाँ पे देख लोगे बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट ही लिखना है, आप लोग लिख लो, इंटरप्शन लिख दो, लोअर वर्किंग एफिशिएंसी, रिजल्ट इंक्रीज की जगह में क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो रिजल्ट कम हो जाएगा। इस अगर उसके जगह में थोड़ा सा खराब अगर वर्कर आ गया तो हम लोग का वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुप ए ग्रुप बी पूरा का पूरा कंप्लीट। मैंने पहले ही बोला था कि ग्रुप सी जो है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा सिर्फ और सिर्फ उससे मैं लॉन्ग टाइम ही करूँगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप आगे का पढ़ते जाओगे पीछे का बोलते जाओगे। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा का वीडियो रख रहा हूँ, ताकि आप लोग को बेटर एक टाइम मिल पाए, आप लोग इजीली देख पाए, 2-4 बार उसको देख पाए और उसको अच्छे से अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके अच्छे मार्क्स ला पाए। तो यहाँ पे अभी हम लोग का डे 27 ख़त्म करता हूँ। तो जो लोग हमारा सीरीज 1 से नहीं देखे हैं ना, जाके 1 से देखते आओ, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा और मार्क्स भी आप लोगों को डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। और सिर्फ 50 दिन का ये आप कर लोगे, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, आप लोग को बहुत आसानी से मार्क्स आएगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता इस सीरीज़ में, तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।